नमस्कार दोस्तों बात है 1900 की, जब पैलेस्टीन पर ऑटोमन एम्पायर का राज हुआ करता था। उस समय वहाँ पर मोस्टली मुस्लिम्स की आबादी हुआ करती थी। हालांकि कुछ क्रिश्चियंस और ज्यूज़ भी वहाँ रहा करते थे, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर ज्यूज़ उस समय सेंट्रल यूरोप या फिर ईस्टर्न यूरोप में रहा करते थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इन दोनों कम्युनिटीज़ की हिस्ट्री के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तो हाजिर हूं मैं आपके सामने एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम इज़राइल और पैलेस्टीन की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ज्यूज़ की हिस्ट्री भी काफ़ी स्ट्रगल वाली रही है। ज्यूज़ जहाँ भी रहा करते थे, उनको वहाँ पर कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसका भी एक रीज़न है जो मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। दरअसल जीसस क्राइस्ट एक जूइश परिवार में पैदा हुए और काफ़ी क्रिश्चियंस का ये मानना था कि ज्यूज़ जीसस की क्रूसिफिकेशन में शामिल थे। तो इस ही रीज़न की वजह से कभी भी ज्यूज़ को जहाँ भी वो रहा करते थे उस जगह अपनाया नहीं गया, कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। उनको हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता था सोसाइटी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1896 में 1896 में ज़ायनिज़्म मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसका मकसद था कि ज्यूज़ को उनका एक अलग स्टेट मिले, उनको उनका होमलैंड मिले। दरअसल ज्यूइश लोगों का हमेशा से ये मानना था कि वो लोग लैंड ऑफ इज़राइल से बिलोंग करते हैं और उनको वहीं बसना चाहिए। तो अब इसके बाद द वर्ल्ड ऑफ ज़ायन्स ऑर्गेनाइजेशन और ज्यूइश नेशनल फंड ने मिलकर पैलेस्टीन में एक डेवलप्ड लैंड खरीदा। अब इसके बाद ज्यूइश लोग पैलेस्तीन की तरफ माइग्रेट होने लगे। धीरे धीरे वहाँ पर ज्यूइश पॉपुलेशन बढ़ने लगी। 1914 तक 60,000 ज्यूज पैलेस्टीन माइग्रेट हो गए थे। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए वर्ल्ड वॉर 1 आती है 1915 में, जिसमें ब्रिटिशर्स और फ्रांस मिलकर ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़े। इस वॉर में अरब रेवोल्यूशनरीज और ज्यूज पॉपुलेशन ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अरब और ज्यूज क्यों यूके का सपोर्ट करेंगे। दरअसल ब्रिटिशर्स ने अरब रेवोल्यूशनरीज को वादा किया कि आप हमें ऑटोमन एम्पायर को हराने में मदद करिए और हम आपको पैलेस्टीन का एरिया दे देंगे। और उन्होंने यही सेम चीज़ ज्यूज को भी बोली कि उनको पैलेस्टीन के पास ही एक लैंड दिया जाएगा। इस ही रीज़न की वजह से अरब रेवोल्यूशनरीज ने और ज्यूज पॉपुलेशन ने यूनाइटेड किंगडम का सपोर्ट किया। हालांकि ब्रिटिशर्स ने फ्रांस के साथ पहले से ही ये सांठ-गांठ कर ली कि ये जो भी मिडल ईस्ट का एरिया है हम आपस में बांट लेंगे। अब 1917 में ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन एम्पायर को हराया और पैलेस्टीन को अपने कंट्रोल में कर लिया। दोस्तों, इसके बाद लगातार ज्यूइश लोग पैलेस्टीन की तरफ माइग्रेट करते गए। 1919 से 1926 के बीच में करीबन 90,000 ज्यूइश लोग पैलेस्टीन मूव कर गए। और ये इमिग्रेशन उस वक्त ज़्यादा हुई जब जर्मनी में नाजीज़ का रूल था। पैलेस्टीन की अरब पॉपुलेशन लगातार इसका विरोध करती रही कि भाई आप क्यों इन लोगों को, क्यों ज्यूइश पॉपुलेशन को यहाँ पर बसा रहे हैं, इससे हमारे कल्चर को खतरा है। ये सब वहाँ चल रहा था। अब इसी इनसिक्योरिटी की वजह से 1929 में वहाँ पर दंगे हो जाते हैं। अब इन दंगों की वजह जो कही जाती है वो ये होती है कि अरब लोगों को ऐसा लगा, ऐसा रूमर्स फैलाए गए वहाँ पर कि ज्यूइश पॉपुलेशन हमारे टेंपल माउंट को, जो कि जेरूसलम में है, उसे कैप्चर करना चाहते हैं। इन्हीं राइड्स में हेब्रन मैस्कर भी हुआ, जिसमें करीब 67 to 69 ज्यूज लोगों को मारा गया अरब लोगों के द्वारा। अब दोस्तों, ये सब वहाँ पर चल रहा था और यूरोप अपनी वर्ल्ड वॉर 2 की तैयारी में लगा हुआ था। इस ही दौरान एक भाई साहब हुआ करते थे जिनका नाम था आमिन अल हुसैनी। इन भाई साहब ने अरब पैलेस्टीनियंस को अरब रिवॉल्ट के लिए भड़काया, जिसमें बहुत ज़्यादा
खून खराबा हुआ और बहुत सारे जूइश लोगों को मारा गया। अल हुसैनी ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर का सपोर्ट किया, जिसके बदले में हिटलर ने उन्हें आश्वासन दिया कि वॉर के बाद जूविश पॉपुलेशन को पैलेस्टीन से निकालने में सपोर्ट किया जाएगा। अब हिटलर भाई साहब तो वॉर हार गए, लेकिन पैलेस्टीन में एक और घमासान शुरू हो गया। जूविश ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक मूवमेंट की शुरुआत करी जिसका नाम था जूविश रेजिस्टेंस मूवमेंट, जिसमें पैलेस्टीन में ब्रिटिशर्स पर अटैक किए गए। इसमें काफ़ी सिविलियंस की भी डेथ हुई। अब ब्रिटिशर्स चले जाते हैं यूएन के पास और उनको बोलते हैं कि भैया आप इस मामले को सुलझाओ, हमसे तो नहीं हो रहा है। अब यूएन मई 1947 में एक प्रपोजल लाता है जिसमें पैलेस्टीन के 3 टुकड़े होते हैं, जिसमें अरब स्टेट को करीब 4300 स्क्वायर मील्स दिया जाता है, जूइश स्टेट को करीब 5700 स्क्वायर मील्स दिया जाता है और जेरूसलम सिटी यूएन के कंट्रोल में आती है। अब ये प्रस्ताव भी दोनों ही पक्षों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ज्यूज़ को बिल्कुल सही नहीं लगा कि जेरूसलम उनके अंडर कैसे नहीं रहेगा। अरब लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उन्हें ज्यू से कम लैंड क्यों दिया जा रहा है और क्यों जेरूसलम उनके अंडर नहीं आया। अब ब्रिटिशर्स ने इसके बाद हाथ खड़े कर दिए और वहाँ से विदाई ले ली। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ज्यूस पॉपुलेशन ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया और एक नए देश का जन्म हुआ जिसको हम आज इजराइल के नाम से जानते हैं। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद यहाँ पर एक वॉर हो गई इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच, जिसमें जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट और इराक ने पैलेस्टीन का साथ दिया। अब इस वॉर में जो रिजल्ट था उसमें इजराइल को जीत मिली, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। गाज़ा स्ट्रिप इजिप्ट को मिल गया, जॉर्डन को ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक और इजराइल को वेस्ट जेरूसलम का एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया। लेकिन अब बात करते हैं मेन इवेंट जो कि 1967 में हुआ। 1967 में 6 डेज की वॉर हुई अरब कंट्रीज़ और इजराइल के बीच में, और इन 6 दिनों की वॉर में इजराइल आसानी से जीत जाता है। अब इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई, गाज़ा स्ट्रिप का जो इलाका था वो भी इजराइल के अंडर आ जाता है। इजिप्शियन पार्ट जिसको हम पेनिनसुला भी बोलते हैं उसको इजराइल कैप्चर कर लेता है और वेस्ट बैंक भी इजराइल कैप्चर कर लेता है जॉर्डन से। अब दोस्तों इसके बाद पीएलओ जिसको हम बोलते हैं पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन मकसद था पैलेस्टीन को लिबरेट करना थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल, यानी कि हिंसा के द्वारा वेपन्स के साथ वो लोग पैलेस्टीन को लिबरेट करना चाहते थे, आज़ाद करना चाहते थे। अब इसके बाद 1978 में इजिप्ट और इजराइल के बीच में कुछ पीस टॉक्स होती हैं और इजिप्ट अरब कंट्रीज़ में से एक पहला देश बन जाता है जो इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करता है। इसके बाद जो इजराइल ने इजिप्शियन पार्ट पेनिनसुला का वो कैप्चर किया था, वो इजराइल ने इजिप्ट को वापस दे दिया। इजिप्शियन लोगों को, इजिप्शियन अरब्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि आप लोगों ने कैसे इजराइल के लोगों के साथ ये समझौता कर लिया। तो इसके बाद इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन किया जाता है। 1987 में फर्स्ट पैलेस्टीनियन इंतिफादा शुरू हुआ जो कि 1991 तक चला। ये बेसिकली एक स्ट्रगल था पैलेस्टीनियंस का इजरायलीज़ के खिलाफ। इसमें करीब 1500 पैलेस्टीनियंस और 400 इजरायली मारे गए। 1987 में ही अहमद यास्मिन करके एक लीडर थे, उन्होंने हमस की शुरुआत करी जिसको अब हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं। अब इसके बाद देखा जाए तो 1991 में यूएस और रशिया साथ मिलकर मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये ऐसा पहला मौका होता है जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे आकर पैलेस्टीनियंस और इजरायलीज़ का विवाद पीसफुली ख़त्म करना चाहते हैं। और इसी रीज़न से जनवरी 1993 में इजराइल और पैलेस्टीन काफ़ी क्लोज आना शुरू हो जाते हैं। सितंबर 1995 में यित्ज़क राबिन और यासिन अराफात एक अग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें पीएलओ को पैलेस्टीन एडमिनिस्टर करने की अथॉरिटी दी जाती है। इसके रिटर्न में पीएलओ वादा करता है कि पैलेस्टीनियंस की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कम होंगी
और पीएलओ इजराइल की एग्जिस्टेंस स्वीकार करता है, यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम पैलेस्टीनियंस इजराइल को एज अ कंट्री रिकग्नाइज करते हैं। अब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन और यासिर अराफात को नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है, लेकिन इसके बाद चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। इजरायली कम्युनिटी में टेंशन बढ़ती है कि कैसे हम अपनी टेरिटरी पैलेस्टीनियंस को दे रहे हैं, हम तो इतना सा भी लैंड पैलेस्टीनियंस को नहीं देना चाहते हैं। इसी वजह से इजरायली प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पर एक राइट विंग एक्टिविस्ट द्वारा असैसिनेशन कर दिया जाता है। Prime Minister of Israel and the Minister of Defense, Mr. Yitzhak Rabin, passed away. He was hit by 3 bullets in his chest and his abdomen. 1996 में पैलेस्टीन में पहली बार जनरल इलेक्शंस होते हैं। इन इलेक्शंस को हमास बॉयकॉट करता है, वो इनमें पार्टिसिपेट नहीं करता है और इन इलेक्शंस में फाता, जो कि यासिर अराफात की पार्टी थी, वो जीत जाती है बहुत बड़े मार्जिन से और यासिर अराफात पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट बनते हैं। 1999 में एहद बाराक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए। उन्होंने भी कोशिशें करी कि इस डिस्प्यूट का कुछ सॉल्यूशन निकले। इसके तहत उन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया जिसमें पैलेस्टीन को गाज़ा स्ट्रिप और वेस्टर्न बैंक का 73% इलाका देने की बात थी। अब यासिर अराफात ने इस एग्रीमेंट को भी ठुकरा दिया। उसका रीज़न ये था कि इस एग्रीमेंट के तहत ईस्टर्न जेरूसलम इज़राइल के पास ही था, जो उनकी पार्टी को और उनको बिल्कुल मंजूर नहीं था। 2000 to 2005 के बीच में सेकेंड इंतिफादा होता है, जिसमें इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में काफ़ी वायलेंस होती है। इसमें भी हज़ारों लोग मारे जाते हैं दोनों साइड्स के। 2006 में पैलेस्टीन में फिर से इलेक्शंस होते हैं। हमास इस बार इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है और जीत जाता है। हालांकि ये इलेक्शंस हमास बहुत ही छोटे मार्जिन से जीता है। इसके बाद हमास और फाता, जो दोनों पार्टीज थी पैलेस्टीन की, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है। फाता को ये पसंद नहीं आता कि हमास कैसे इलेक्शन जीत गया और हमास को ये पसंद नहीं था कि पीएलओ वाले क्यों इतना समझौता कर रहे हैं इजराइल से। अब इसी संघर्ष को हम बैटल ऑफ गाज़ा कहते हैं। इसके बाद हमास गाज़ा को टेक ओवर कर लेता है और फाता के पास जो पैलेस्टीन का एरिया, जो वेस्ट बैंक का एरिया, वो रह जाता है। अब दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको पता ही है। हम देख रहे हैं कि कैसे ये डिस्प्यूट अभी तक बना हुआ है। करीबन 100 से ज़्यादा साल हो गए इस डिस्प्यूट को। अभी भी गाज़ा और इजराइल के बीच में संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष पर और जानकारी के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं जो मैंने इसके पहले बनाई थी। तो दोस्तों, ये थी इजराइल और पैलेस्टीन की हिस्ट्री। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लाइक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।